Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 11th of December 2022. 11 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स AOSIS के बारे में आपके लिए दो स्टेटमेंट्स हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लो लाइंग कोस्टल एंड स्मॉल आइलैंड कंट्रीज। दूसरा स्टेटमेंट है, द मेंबर्स आर ग्रुप्ड इन 3 जियोग्राफिकल रीजन्स नेमली द करीबियन, द पैसिफिक एंड अफ्रीकन एंड इंडियन ओशियन। तो ये आपको बताना है कि क्या ये 3 रीजनल ग्रुप्स में डिवाइडेड है, जिसमें करीबियन, द पैसिफिक और अफ्रीकन, इंडियन ओशियन, मेडिटेरेनियन तीसरा ग्रुप है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज A1 ओनली। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लो लाइंग कोस्टल एंड आइलैंड स्टेट कंट्रीज का ये ग्रुपिंग है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये एक हेटेरो ग्रुप है। इस तरीके से कोई होमोजीनियस ग्रुपिंग नहीं है कि इसको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा इन सबको। तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल रूपी। डिजिटल रूपी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, डिजिटल रूपी वुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ डिजिटल टोकन दैट रिप्रेजेंट्स लीगल टेंडर। ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल द शेड्यूल्ड बैंक्स हैव बीन ऑथराइज्ड टू इशू डिजिटल रूपी करेंटली। तीसरा स्टेटमेंट है, एज इन द केस ऑफ डिपॉजिट इट विल अर्न इंटरेस्ट एंड कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स ऑफ मनी। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस अगेन इज, देखो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डिजिटल रूपी डिजिटल फॉर्म में हो, टोकन के फॉर्म में होगा और लीगल टेंडर रहेगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लीगल टेंडर भी रहेगा, फिएट करेंसी भी रहेगी और ये डिजिटल फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सारे शेड्यूल्ड बैंक्स को ऑथराइज नहीं किया गया है अभी डिजिटल रूपी के लिए। दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एंड तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा बैंक के द्वारा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो केवल पहला स्टेटमेंट ये जो कि सही है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। किरीट पारेख कमेटी वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। किस से संबंधित है किरीट पारेख कमेटी? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गैस प्राइसिंग, डी। याद रखिएगा, गैस प्राइसिंग से कनेक्टेड है ये। तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि कितने क्वेश्चन आपके सही थे। कंटेंट अगर आपको हमारा अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। ठीक है ना। 500 लाइक का टारगेट बना लेते हैं और आप लोग अगर लाइक करेंगे तो ज़रूर मुझे लगता है कि वो पूरा हो जाएगा। और जो लोग यूपीएससी 2023-2024 की तैयारी कर रहे हैं और अगर उनको लगता है कि उनका स्टैटिक पार्ट अच्छा नहीं है, तो हमने स्टैटिक की जो कंटेंट सीरीज स्टार्ट की थी यूपीएससी स्टैटिक के लिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्लासेस हो चुकी हैं हालांकि उसमें, लेकिन अभी भी अगर आप देखना चाहें तो यू कैन स्टिल वॉच एंड डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू इज द हिमाचल प्रदेश सीएम। तो हिमाचल प्रदेश सीएम का डिसीजन फाइनली कांग्रेस ने कर लिया एंड सुखविंदर सिंह सुक्खू को चुना गया है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस बार जो है वो अपनी वो बना रही, गवर्नमेंट बना रही है, आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स के नाम मैं आपको बताऊं, जैसे पोंग डैम लेक, इट इज़ इंपॉर्टेंट वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश। इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 19 अगस्त 2002 को। इट वाज द फर्स्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश दैट कम्स अंडर द रामसर साइट, ये भी आपको याद रखना चाहिए। एंड इसको महाराणा प्रताप लेक भी कहते हैं। पोंग डैम जो है, पोंग डैम लेक, उसको महाराणा प्रताप लेक भी कहा जाता है। ठीक है ना। इट इज़ लोकेटेड इन द कांगड़ा ऑफ हिमाचल प्रदेश। अच्छा, ये आपको याद रखना कि लाहौल एंड स्पीति वैली जो है, लाहौल एंड स्पीति वैली, दैट इज़ ऑल्सो इन हिमाचल प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द हिमाचल हिमालयाज। एंड इसके अलावा दैट जो सतलज रिवर की एंट्री होती है, सतलज रिवर की एंट्री आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो शिपकीला पास से एंट्री करती है। इट एंटर्स फ्रॉम द शिपकीला पास। इसके अलावा जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोहतांग पास आपको पता होना चाहिए, रोहतांग पास इज़ देयर। रोहतांग पास में आपको जैसे ब्यास और रावी जो नदी है, ब्यास और रावी नदी का जो ओरिजिन है वो रोहतांग पास के पास है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, है ना, जियोग्राफिकल फैक्ट्स। दूसरी जो इंपॉर्टेंट रामसर साइट है वो चंद्रताल लेक है, दैट इज चंद्रताल लेक, लोकेटेड इन द लाहौल एंड स्पीति वैली ओनली, चंद्रताल लेक। थर्ड जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड है वो है रेणुका लेक। तो रेणुका लेक है तीसरी, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, वहाँ के। इट इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर साइट एंड इसको 2005 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है ना।
तो ये कुछ फैक्ट्स आपको बता दूं। कुछ वहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, स्पिन वैली नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, सिम्बाल बारा नेशनल पार्क है, इंदर किला नेशनल पार्क है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। कुटगी, कुटगी भी है, KUTGI, है ना। तो ये कुछ अलग अलग नाम है जो कि आप नेशनल पार्क्स के याद रख सकते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है साइक्लोन क्लेम्स 5 लाइव्स इन तमिलनाडु, अप्रूव्ड हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज। तो यहाँ पे साइक्लोन मैंडस की बात चल रही है। मैंडस या मांडूस, मैंने कल भी आपको बताया, जो भी आप बोलना चाहें, स्पेलिंग बस गलत मत करना। मैंडस, इसको याद रखें। साइक्लोन मैंडस जो है, इट हैज़ क्लेम्ड 5 लाइव्स देयर एंड इट्स अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। डेफिनेटली इट्स अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। तो अगर जो गर्मी का जब मौसम रहता है, यानी कि जब मानसून वाला सीज़न होने लगता है, तो वहाँ पे जो हमारा हिमालयन रीजन है, मतलब नदर्न प्लेन्स वाला रीजन, वहाँ पे लो प्रेशर रहता है। बट धीरे धीरे ये लो प्रेशर एरिया शिफ्ट होता जाता है और ये बे ऑफ बंगाल रीजन में आ जाता है। और बे ऑफ बंगाल रीजन में जब लो प्रेशर आएगा तो लो प्रेशर एरिया में जो एयर है वो कैसे कैसे रहती है, लो प्रेशर पे रहती है। ऑब्वियस बात है, लो प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर पे रहेगी। और लो प्रेशर मतलब कि वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। लो प्रेशर मतलब कैसे बन रहा है, लो प्रेशर तभी बनेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज़ रहेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ रहेगा तो एक और चीज़ आप समझेंगे वहाँ पे, देखना, टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा है अगर, तो धीरे धीरे यहाँ पे एयर राइज करेगी। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो एयर राइज करेगी, तभी तो लो प्रेशर बनता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होना भी एक कंडीशन होती है साइक्लोन बनने की। इसीलिए जब आप कभी कंडीशंस पढ़ें साइक्लोन बनने की, तो उसमें आप देखेंगे कि लो प्रेशर एरिया, मतलब एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया होना चाहिए। एक कंडीशन तो आपकी ये हो गई। दूसरा, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, जबकि 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए। एंड तीसरी कंडीशन ये होती है कि उसमें अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए एयर का। तो देखो, ये भी बिल्कुल सही कंडीशन है, अपर डाइवर्जेंस भी होगा। आप खुद ही देख के बता देंगे। देखो, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। देखो, अब आप ये चीज़ समझना कि अगर यहाँ पे आपका एक कोई एरिया है जहाँ पे ये लो प्रेशर एरिया प्री एग्जिस्टिंग हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे आपका ये हवा ऊपर जा रही है। अब ऊपर जाने के बाद जब धीरे धीरे ये होगा तो ये यहाँ पे क्या होगी, देयर विल बी एन अपर एयर डाइवर्जेंस ऑल्सो। तो यहाँ पे डाइवर्ज करेगी, कन्वर्ज तो करती नहीं है ये, कन्वर्ज नहीं करेगी, डाइवर्ज करेगी, है ना, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, ट्रोपोपॉज तक जाएगी, ये ट्रोपोपॉज तक जाएगी। ट्रोपोपॉज पे जाने के बाद ये इधर लैटिट्यूड वाइज आने लगेगी एंड इट विल स्टार्ट डाइवर्जिंग। तो ये इसीलिए इसको अपर एयर डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो कुछ कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ। देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन की, तो एक तो लार्ज सी सरफेस, तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा कभी भी। अगर सिर्फ आपको लो प्रेशर पता है ना कि अगर साइक्लोन लो प्रेशर के अराउंड फॉर्म होता है, तो आप उतने में ही बता देंगे कि लो प्रेशर के अराउंड है तो मतलब टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, और लो प्रेशर के अराउंड है मतलब अपर एयर डाइवर्जेंस होगा, और कोरियोलिस फोर्स का प्रेजेंस होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, साइक्लोनिक वॉर्टेक्स तभी बनेगा जब साइक्लोनिक वो बनेगा, तभी सैली जब कोरियोलिस फोर्स होगा, है ना, क्योंकि वही तो मूव करेगा। एंड जो ये आपको याद होना चाहिए, कोरियोलिस भी होना चाहिए। इसीलिए कभी इक्वेटर पे आपका बनता नहीं है, इक्वेटर पे आपके साइक्लोन्स नहीं बनते, क्योंकि वहाँ पे जो कोरियोलिस है वो नियर जीरो है। ये तो आपको पता है ना कि कोरियोलिस फोर्स पोल टू इक्वेटर टू पोल बढ़ते हैं, है ना, इक्वेटर टूवर्ड्स पोल बढ़ते हैं, मतलब इक्वेटर पे जीरो होता है और आपका धीरे धीरे ऊपर इंक्रीज होता रहता है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड इसमें कुछ रीजंस होते हैं, जैसे आई ऑफ द साइक्लोन। आई ऑफ द साइक्लोन एक्चुअली सबसे अंदर वाला रीजन होता है, जो बिल्कुल रीजन ऑफ काम रहता है, लाइट विंड से चलती हैं, फेयर वेदर रहता है, वहाँ बारिश भी नहीं होती है, लो प्रेशर एरिया रहता है, टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा रहता है ना, एंड क्लियर स्काई रहता है। तो आई रीजन जो है वो लोएस्ट सरफेस प्रेशर वाला रीजन है, जहाँ सबसे कम है, वार्मेस्ट टेम्परेचर होता है, सबसे गर्म पार्ट भी होता है, और इसके अलावा वहाँ पे बारिश नहीं होती, फेयर वेदर रहता है। तो आई ऑफ द साइक्लोन कहलाता है, वो काम का रीजन रहता है, ठीक है ना। आई को सराउंड करती है आई वॉल। आई वॉल जो है वहाँ पे डीप कन्वेक्शन, मतलब उसमें राइज करती रहती है, डीप कन्वेक्शन होता है। एंड वो जो रीजन है, इट इज़ द एरिया ऑफ हाईएस्ट सरफेस विंड्स इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन। आई वॉल रीजन ऑल्सो सीज द मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड्स, मतलब फास्टेस्ट विंड चलती है इस रीजन में, आई वॉल वाले रीजन में। एंड ये आपको कुछ पता होना चाहिए। दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। साइक्लोन का वैसे फॉर्मेशन जब आप पढ़ेंगे यू मेंस के लिए, या उसमें तो आपको अलग अलग स्टेजेस पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि अर्ली स्टेज क्या है, मैच्योर स्टेज क्या है, ये सारे अलग अलग टर्म्स है। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एक बार उसको देख लीजिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस पार्ट एटलीस्ट। आगे हम मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तिहाड़ हाट रन बाय जेल इनमेट्स रेयरिंग टू गो ऑनलाइन। तो तिहाड़ हाट क्या है, एक स्टोर है विच इज़ रन बाय द इनमेट्स ऑफ सेंट्रल तिहाड़ जेल सिंस 1961। बहुत पहले से चल रहा है, 1961 से चल रहा है। एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स कप केक्स, स्टेशनरी,
हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना। एंड इट विल बी अवेलेबल सून ऑनलाइन में इसको अवेलेबल किया जाएगा। द मूव इज एम्ड एट एक्सपैंडिंग द फुटप्रिंट ऑफ टीजे, द ब्रांड नेम ऑफ द हार्ट। ये टीजे नाम का ब्रांड है एंड इसको ऑनलाइन इसका प्रेजेंस बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली इसके प्रोडक्ट्स को जो है वो ऑनलाइन किया जाएगा। एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द जेल इनमेट्स, जो जेल इनमेट्स उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ये चीज़, और वो ऑब्वियसली बात है इसका बेनिफिट उठाते हैं रिहेबिलिटेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी में। उनका बहुत बाहर निकलेंगे तो उनको ये सब काम आता रहेगा ना, तो कम से कम ये सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे। इट विल बी ईजी फॉर देम, है ना, नहीं तो अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू अर्न एनी लाइवलीहुड आफ्टर दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंडिजिनस कम्युनिटी ऑफ सबरीमाला फॉरेस्ट कीप्स द पिलग्रिमेज ट्रेल लिटर फ्री। यहाँ पे ऑब्वियसली बात चल रही है सबरीमाला फॉरेस्ट की, केरला स्टेट की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ एक इनिशिएटिव लिया गया है जो कि कम्युनिटी इनिशिएटिव है। इट्स अ कम्युनिटी इनिशिएटिव एंड इट इज़ अ कलेक्टिव इनिशिएटिव ऑफ द कम्युनिटी इन विच द लोकल कम्युनिटी लोकल ट्राइब्स आर हेल्पिंग द फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कीप द रोड्स क्लीन। जो उस फॉरेस्ट एरिया है उसकी रोड्स को क्लीन रखने में इस कलेक्टिव उसको बॉडी को कहते हैं द इको गार्ड्स, याद रखिएगा। दिस कलेक्टिव बॉडी इज नोन एज द इको गार्ड्स। इसको लिख लीजिए आप लोग, इको गार्ड्स। ये कहाँ की हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द सबरीमाला फॉरेस्ट रीजन ऑफ केरला, जहाँ पे एक कलेक्टिव इनिशिएटिव है कम्युनिटी का इको गार्ड्स के नाम से। और ये कौन सी ट्राइब है? तो ये राइट द नेम ऑफ द ट्राइब ऑल्सो, मालम पंडारम ट्राइब। मालम पंडारम ट्राइब, दिस इज द नेम ऑफ द ट्राइब, मालम पंडारम ट्राइब। इट इज़ अ नोमैडिक कम्युनिटी लिविंग इनसाइड द सबरीमाला फॉरेस्ट। तो सबरीमाला फॉरेस्ट में रहती है ट्राइब मालम पंडारम ट्राइब, ठीक है ना। तो द पीपल ऑफ दैट ट्राइब आर फॉर्मिंग दिस इको गार्ड ग्रुप एंड इट्स अ कलेक्टिव ग्रुप जो कि क्या करता है, इस पूरे एरिया को लिटर फ्री रखने की कोशिश करता है। सलाम आरती टू बी रीनेम्ड एज आरती नमस्कार इन कर्नाटका। अब ये याद रखिएगा, सलाम आरती जो है कर्नाटका में कुछ टेम्पल्स में कराई जाती है, जो कि मतलब जो इसका नाम सलाम आरती रखा गया था एक्चुअली 18th सेंचुरी में, जब वहाँ पे मैसूर का राजा था टीपू सुल्तान, ठीक है ना। व्हेन टीपू सुल्तान वाज द किंग, तब वो सलाम आरती के नाम से होता था। तो नाउ द नेम्स विल बी चेंज सून एंड इसको आरती नमस्कार नाम दिया जाएगा कर्नाटका में, आरती नमस्कार। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स इनिशिएटिव टू रिस्टोर द नेचुरल वेजिटेशन। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इन एसोसिएशन विद नूल पूजा ग्राम पंचायत इन केरला। तो याद रखिएगा, नूल पुया या पूजा जो भी आप बोलते हैं, नूल पूजा या नूल पुया ग्राम पंचायत जो है ये कहाँ की है? केरला की है। इसने लॉन्च किया है वनीकरण नाम से ही क्लियर है कि इट इज़ अ एफॉरेस्टेशन स्कीम। तो ये क्या रखिएगा, वनीकरण। अगर आपसे कोई पूछते कभी फ्यूचर के लिए कि वनीकरण स्कीम कौन से स्टेट में है, तो इट इज़ फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला। इट इज़ इन द स्टेट ऑफ केरला, एफॉरेस्टेशन स्कीम है एंड इट इज़ अ स्कीम टू रूट आउट इन्वेजिव प्लांट्स एज वेल। अब देखो, प्लांट्स को बचाना है, एफॉरेस्टेशन करना है, लेकिन बहुत सारे इन्वेजिव प्लांट्स भी होते हैं जिनको हटाने की भी बात की गई है। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेन्ना स्पेक्टेबिलिस, है ना। याद रखिएगा, ये इन्वेजिव प्लांट की कैटेगरी में आता है सेन्ना स्पेक्टेबिलिस, और इसको रूट आउट किया जाएगा और रिस्टोर किया जाएगा वहाँ पे नेचुरल फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो अब देखो, कुछ और इन्वेजिव प्लांट्स के नाम बताए हैं, इनको अपने कॉपी में नोट कर लो। क्या होता है, यूपीएससी पूछ लेता है कि इनमें से ये क्यों न्यूज़ में थे या ये क्या हैं, और एक कैटेगरी बना लेते हैं। तो जैसे सेन्ना स्पेक्टेबिलिस हो गया, यूपाटोरियम हो गया, मिकानिया माइक्रांथा हो गया, लैंटेना कमारा हो गया। ये स्पीशीज ज़रूर याद रखिएगा आप लोग, कौन कौन सी? सेन्ना स्पेक्टेबिलिस, यूपाटोरियम, मिकानिया माइक्रांथा एंड लैंटेना कमारा। These are the species that poses a threat to local species and ये invasive species हैं plants की, और इनको रूट आउट किया जाएगा वनीकरण के अंतर्गत, इनको रूट आउट किया जाएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव हेड विद मी, आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। एंड भूपेंद्र पटेल जी जो है उनको गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, ठीक है ना। भूपेंद्र पटेल विल बी स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फ्रॉम द बीजेपी, एंड यहाँ पे बीजेपी जो है गवर्नमेंट बना रही है। तो लेट्स मूव हेड।
और देखते हैं, पार्लियामेंट मस्ट एग्जामाइन इशू ऑफ द एज ऑफ कंसेंट। जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि देखो क्या है, लॉ क्रिमिनलाइजेज ऑल द सेक्सुअल एक्टिविटीज ऑफ दोज हु आर अंडर द एज ऑफ 18 इवन इफ कंसेंट वाज फैक्चुअली प्रेजेंट बिटवीन द टू माइनर्स। ठीक है ना। अब देखो 18 साल से कम के जितने जो भी है किसी भी प्रकार का अगर सेक्सुअल एक्टिविटी कराया जाता है तो पॉक्सो के अंदर आप सबको पता है कि वो क्रिमिनलाइज्ड है। पॉक्सो जो है वो चाइल्ड को डिफाइन करता है एज, पॉक्सो आपको पता होना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में आया था। अभी 10 साल उसको पूरे हो चुके हैं। एंड इट्स अ केस जहाँ पे किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन टू एडोलसेंट ऑल्सो इज क्रिमिनलाइज्ड, है ना। तो चाहे 16 साल की एज हो, 17 साल की एज हो, एंड अगर कंसेंशुअल सेक्स भी है तो भी वो रेप की ही कैटेगरी में आता है, पॉक्सो की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना। एंड दिस अ पिक्यूलियर चैलेंज विच बहुत सारे केसेस, मैक्सिमम केसेस 16 से 18 के में आएंगे। इनफैक्ट मद्रास हाई कोर्ट जो है, मैं आपको बता दूं, उसने ये भी कहा था कि इट इज ईगरली वेटिंग फॉर द लेजिस्लेचर टू रिड्यूस द एज ऑफ कंसेंट इन द पॉक्सो एक्ट फ्रॉम 18 to 16। ठीक है ना, क्योंकि उस समय उनके पास एक केस चल रहा था जिसमें 17 ईयर का केस था, 17 ईयर के थे, एडोलसेंट थे और दोनों कंसेंशुअल सेक्स में इन्वॉल्व थे, लेकिन उनमें फिर उनको मतलब सजा देनी पड़ी। ठीक है ना। तो दिस इज द इशू। ऑन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी यही ऑब्जर्व किया है कि जो ये केसेस हैं काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं एंड इट मस्ट बी कंसिडर्ड बाय द लेजिस्लेचर। जो एज ऑफ कंसेंट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, रिवाइज किया जा सकता है टू 16 ईयर्स और नॉट, है ना। तो दिस इज द इशू दैट इज गोइंग ऑन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर काउंसिलर, आपको पता होना चाहिए, आप काउंसिलर बोबी, ये आपकी आम आदमी पार्टी से हैं एंड काउंसिलर इनका नाम है बोबी एंड शी इज़ दिल्लीज फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसिलर। तो ये आप याद रखिएगा, लिख लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, लेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड टू एलिमिनेट टीबी एज निक्षय मित्र। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस जो है एक बैक्टीरियल है ना। ये आपको ये तो पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल डिसीज़ है ट्यूबरकुलोसिस, है ना। एंड टीबी बैक्टीरिया होते हैं एंड इसका एक और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक विशेष साइकिल फॉर्म कर लेता है। जिसको टीबी होता है वो बहुत जल्दी अपना न्यूट्रिशन लॉस होता है उसके अंदर। तो अंडर न्यूट्रिशन और टीबी जो है एक विशेष साइकिल बनाते हैं, मतलब कि पुअर न्यूट्रिशन है अगर तो आपका इन्फेक्शन जल्दी होगा टीबी का, और अगर टीबी हो गया तो आपका धीरे धीरे और ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट रिजर्व है आपकी बॉडी में वो भी और ज़्यादा डिप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है जो कि कराई गई है। और ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें जैसे डॉट्स का और ये सब अलग अलग इलाज जो है वो टीबी में ही किया जाता है ना। बैसिलस कैलमेटिक यूरिन BCG, है ना, ये भी आपको पता होना, टीका लगता है। गुड न्यूट्रिशन ऑल्सो प्रिवेंट्स द रिलैप्स ऑफ द डिसीज। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमको लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस करने पड़ते हैं और गुड न्यूट्रिशन लेना पड़ता है। तो एक डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम है जिसमें कि न्यूट्रिशन के इम्प्रूवमेंट के लिए टीबी पेशेंट्स के लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी। नाम है निक्षय पोषण योजना, 2018 में लॉन्च की थी निक्षय पोषण योजना। ठीक है ना। ये आपका निक्षय पोषण योजना 2018 में लॉन्च की गई थी और इट वाज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था, ये भी पता होना चाहिए आपको। एंड इसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट दिए जाते हैं 500 रुपये पर मंथ के टू द टीबी पेशेंट्स। ठीक है ना। 500 रुपये पर मंथ दिया जाता है, किसको दिया जाता है? टीबी पेशेंट्स को दिया जाता है। ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे आपका एक और चीज़ है इसमें कि जो इसमें जन भागीदारी को इंक्लूड किया गया है। जैसे एक निक्षय मित्र स्कीम है तो इसी के अंदर एक निक्षय मित्र बोलते हैं। तो निक्षय मित्र क्या करते हैं? बेसिकली दे आर द वॉलंटियर्स। निक्षय मित्र क्या होते हैं? दे आर द वॉलंटियर्स। तो ये क्या काम करते हैं? ये वॉलंटियर कैसे हो सकते हैं? इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, NGOs हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती हैं, और इसके अलावा ये कॉरपोरेट्स हो सकते हैं एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हो सकती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। एंड ये हेल्प करते हैं टीबी पेशेंट्स को न्यूट्रिशनल सपोर्ट में, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोवाइड करते हैं और मतलब वोकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे की जाती हैं। ट्यूबरकुलोसिस जैसे मैंने आपको बताया कि एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, एक बैक्टीरिया से होती है, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है ना। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये अफेक्ट करता है लंग्स को। इट अफेक्ट्स द लंग्स। किसको अफेक्ट करता है? लंग्स को करता है। एंड लेकिन ये दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। कई बार UPSC पूछ सकता है आपसे कि ये केवल लंग्स को अफेक्ट करता है? नहीं, जनरली ये लंग्स को अफेक्ट करता है लेकिन दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। एंड जैसे टीबी के मेन सिम्टम्स है क्रॉनिक कफ,
ब्लड कंटेनिंग म्यूकस, फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, ये सब अलग अलग इसके फीचर्स हैं, ठीक है ना। दिस इज अ थिंग एंड इट इज़ एक कंटेजियस डिसीज़ है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बड़ी आसानी से हो जाती है ना, ऑब्वियस सी बात है। ये सारी चीज़ें हैं। BCG मैंने आपको बता दिया, बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरिन। और टीबी में कई बार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी आ जाता है, इसीलिए टीबी के अलग अलग टाइप्स भी हैं, जैसे कि उसमें आता है सिंगल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है ना। तो ये अलग अलग तरीके की कैटेगरीज भी हैं और कुछ मतलब ड्रग्स भी हैं जिन जो कि फिर इसमें रहती हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, आपको समझ में आ गया होगा। निक्षय मित्र योजना भी समझ में आ गई होगी। इज अनीमिया सीन इन 3 in 10 रूरल मैन ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे तो मेन वही है, अनीमिया की बात चल रही है, प्रिवेलेंस ऑफ अनीमिया। अब देखो, प्रिवेलेंस ऑफ अनीमिया सबसे ज़्यादा हमने किसका सुना है, जो प्रेग्नेंट मदर्स होती है उनमें हमने बहुत सुना है। इनफैक्ट बहुत सारी मैटरनिटी डेथ जो होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एनीमिया, है ना। तो यहाँ पे बात चल रही क्या मेन को भी ज़रूरत है आयरन सप्लीमेंटेशन की, जैसे वीमेन की तो हम बात करते हैं, तो मेन को भी ज़रूरत है कि नहीं, तो यस मेन को भी ज़रूरत है। और अभी रिसेंटली लैंसेट की एक रिपोर्ट है, लैंसेट एक पता होना चाहिए कि मेडिकल जर्नल है, और उसने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा कि 1 in every 4 men in the age group of 15 to 54 in India is anemic, ठीक है ना। तो 4 में से एक व्यक्ति, हर 4 में से एक व्यक्ति जो है, मतलब लगभग 23% का आंकड़ा आता है, 23-24% का एक आंकड़ा आता है एज ग्रुप ऑफ 15 to 54 ईयर्स इन इंडिया, वो अनीमिक है। चाहे वो माइल्ड हो, मॉडरेट हो या सीवियर हो, लेकिन दिस इज द थिंग विच इज़ देयर, ठीक है ना। एंड जो मेन कॉजेज है अनीमिया में, वो आयरन डिफिशियंसी इज द मेन कॉज ऑफ अनीमिया इन पर्टिकुलरली इन वुमेन। अदर कॉजेज ऑफ अनीमिया आर डिफिशियंसी इन फोलेट, विटामिन B12 एंड विटामिन ए। तो ये भी रीजंस है अनीमिया के, विटामिन B12, विटामिन ए एंड फोलेट की डेफिशिएंसी, ठीक है ना। ये वुमेन की हम बात कर रहे थे जैसे। एंड ये क्लियर कर पाना कि क्या मेन में भी अनीमिया की कमी जो होता है आयरन डेफिशिएंसी से ही होती है केवल, या और दूसरे रीजन से, ये कह पाना मुश्किल। लेकिन यस मेन ऑल्सो फेस द डेफिशिएंसी एंड अनीमिया इज कॉज्ड, है ना। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेन में जो होती है, हो सकता है अनीमिया आयरन के कारण ना भी हो, क्योंकि उनमें ऑब्वियस सी बात है मेंस्ट्रुअल साइकिल ये सब तो होती नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट, दे डू नॉट लूज द आयरन मच एज द वुमेन आर लूजिंग बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग एंड ऑल। तो जो ब्लीडिंग है वुमेन ज़्यादा लूज करती है, इस कारण से वहाँ पे आयरन की कमी होती है। लेकिन मेन के केस में ऐसा देखा जा सकता है कि वहाँ पे हो सकता है कि ना हो, है ना। एंड लेकिन कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का हो गया, या थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया, इस तरीके की कोई चीज़ ज़रूर हो सकती है, ठीक है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। यहाँ पे ऑथर ने कहा इसको ठीक करना है, तो ऑब्वियस बात है फोकस रहना चाहिए डाइवर्सिटी ऑफ फूड को इम्प्रूव करने के लिए। आयरन इंटेक ऑब्वियसली तो बढ़ा सकते हैं आप, और विटामिन का इंटेक बढ़ा सकते हैं। दूसरे विटामिन से जैसे B12 हो गया, विटामिन ए हो गया, इनकी कमी ना हो, तो ये भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। और एक और चीज़ देखी गई कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ के मेन में ज़्यादा अनिमिक हैं एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरिया मैन, तो ये भी चीज़ देखने को मिली है। अगली जो न्यूज़ है वो है दोज फैसिनेटिंग हॉर्नबिल्स। यहाँ पे ऑथर ने बताया कि इंडिया ने अपने G20 प्रेसिडेंसी का लोगो जो है वो ऑफिशियली अनवील किया है। एंड ये कहाँ लॉन्च किया उन्होंने, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में लॉन्च किया है। ये आपको पता, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का फेस्टिवल है, और ये हॉर्नबिल जो है ग्रेट हॉर्नबिल, इट इज़ फाउंड इन द हिमालयन फुदल्स एंड नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न घाट्स में भी पाई जाती है। इट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश केरला। स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश की और केरला की। एंड विंग स्पैन इसका 5 फीट के आसपास होता है। इट्स एन ऑसम यहाँ पे नॉइजी स्पेक्टेकल वाइल लैंडिंग ऑन द पर्च। एंड कुछ अलग अलग वेराइटीज़ है हॉर्नबिल की, जैसे रेथेड हॉर्नबिल हो गया, रेथेड हॉर्नबिल, यहाँ ये देखो लिखा हुआ है, लेट मी मार्क दैट, यहाँ पे रेथेड हॉर्नबिल एंड द ब्राउन हॉर्नबिल एंड रूफस नेक्ड हॉर्नबिल, ये कुछ होते हैं जो अलग अलग वेराइटीज़ हैं। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं, बेसिकली दे आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया। एंड कुछ जैसे राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड का हो गया, वहाँ पे ही पाए जाते हैं। मालाबार ग्रे हॉर्नबिल जो है ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स में है।
एंड इंडियन ग्रे हॉर्नबिल जो है वो थार डेजर्ट बस में नहीं पाई जाती, ऑल ओवर इंडिया पाई जाती है ना। थार डेजर्ट बस में नहीं पाई जाती। कौन सी? इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। रेथेड हॉर्नबिल हमने देख ली, हमने यहाँ पे देख लिया रूफस नेक्ड हॉर्नबिल, हमने देखा ब्राउन हॉर्नबिल देखा, हमने देखा मालाबार ग्रे हॉर्नबिल देखा। ये भी अलग अलग वेराइटीज़ हैं। और ये हॉर्नबिल जो है ये टॉल ट्रीज प्रेफर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ट्री का नाम लिखा हुआ है, द नेम ऑफ द ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। हॉर्नबिल्स प्रेफर टॉल ट्रीज फॉर देयर नेस्ट्स, है ना। अपने नेस्ट के लिए वो बड़े बड़े पेड़ वो प्रेफर करते हैं। यहाँ पे जैसे टुआलांग ट्री लिखा हुआ है, साउथ ईस्ट एशिया में टुआलांग ट्री है। वो एक बहुत बड़ा इनका मतलब वो जगह बनती जहाँ पर ये रिजाइड करते हैं, ठीक है ना। दे प्रेफर दैट पार्ट। और यहाँ पे एक और वैरायटी लिखी है देखो, हेलमेटेड हॉर्नबिल जो है सुमात्रा एंड बॉर्नियो की। हेलमेटेड हॉर्नबिल सुमात्रा एंड बॉर्नियो की है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्यों हो गई है? बिकॉज ऑफ इट हेलमेट लाइक कैस्क। इसके ऊपर एक बॉडी में, स्कल के ऊपर एक हेलमेट लाइक कैस्क होता है, हॉर्नी आउटग्रोथ होती है स्कल के ऊपर, एंड इट इज़ कॉल्ड रेड आइवरी। याद रखिएगा, रेड आइवरी का सोर्स है। तो हेलमेटेड हॉर्नबिल जो है वो रेड आइवरी का सोर्स है। रेड आइवरी काफ़ी ज़्यादा लोग उसको चाहते हैं, है ना। एंड बेसिकली एंड बोर्नियो सुमात्रा रीजन में हेलमेटेड हॉर्नबिल जो है वो एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, याद रखिएगा। एंड दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। विल न्यू अल्जाइमर्स ड्रग वर्क? यहाँ पे बात चल रही अल्जाइमर्स डिसीज़ की, एक ड्रग की। अल्जाइमर्स डिसीज आपको पता होना चाहिए एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें धीरे धीरे ब्रेन की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो श्रिंक होती है, ब्रेन सेल्स जो हैं वो डाई होने लगती हैं। और अल्जाइमर्स डिसीज़ में ऑब्वियस बात है डिमेंशिया इसका एक कॉज है। डिमेंशिया मतलब कि आपकी जो थिंकिंग है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती है। डिमेंशिया का मतलब क्या है? आपकी जो थिंकिंग है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। बिहेवियरल एंड सोशल स्किल्स जो हैं वो आपकी अफेक्ट हो जाती हैं, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स अफेक्टेड रहती हैं, और आप ऐसे इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर पाते हो। अब अल्जाइमर्स की एक डिसीज़ है जो कि डिसीज़ की एक मेडिसिन है जो कि बनाई गई है, और उस मेडिसिन का नाम है लिकैनेमैब। याद रखिएगा, लिसैनेमैब या लिकैनेमैब, जो भी आप पढ़ना चाहें स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा। लिकैनेमैब या लिसानेमैब जो आप बोलें। तो लिकैनेमैब बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ड्रग्स कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इनको क्या कहा जाता है? इनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहा जाता है। एंड दीज एंटीबॉडी मेडिएटेड ड्रग्स बेसिकली ये टारगेट करती हैं बीटा एमाइलॉइड को। किसको टारगेट करती हैं? बीटा एमाइलॉइड को। और बीटा एमाइलॉइड क्या है? इट इज़ द प्रोटीन दैट गेट डिपॉजिटेड इन द पेशेंट्स ऑफ अल्जाइमर्स डिसीज। ये देखा गया था कि जो अल्जाइमर्स डिसीज के पेशेंट्स हैं उनमें बीटा एमाइलॉइड जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो इसी डिपॉजिट को टारगेट करती है ये ड्रग लिसानेमैब या लिकैनेमैब। तो ये आप याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू विल रिमेंबर इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी न्यूज़ है, वाई अ प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल। अब आपको पता होगा कि रिसेंटली G7 और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, G7 है प्लस ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने प्राइस सीलिंग रख दी है $60 पर बैरल की ऑन द सी बॉर्न रशियन क्रूड ऑयल, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि वेस्ट ने क्यों रखी है ऐसी? तो वेस्ट ने इसलिए रखी क्योंकि उन्होंने यूक्रेन को इन्वेड किया था रशिया ने, तो उनको थोड़ा टारगेट करने के लिए, उनको थोड़ा पनिश करने के लिए, तो उन्होंने वेस्टर्न नेशंस ने कहा कि जो प्राइस कैप है हमने इसलिए रखा है। और उन्होंने इस तरीके से लगाया कि अगर कोई भी कंट्री किसी भी शिपिंग इंश्योरेंस का या वेसल क्लियरेंस का या ऐसी चीज़ का यूज़ कर रही है जो यूरोप से रिलेटेड है, तो फिर आप नहीं कर सकते इफ़ द प्राइस इज़ मोर देन द कैप। मतलब आपको उस कैप के अंदर ही लेना है। तो अगर आप यूरोपियन G7 की या ऑस्ट्रेलियन कोई भी ऐसी फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हो, उनके नेवल शिपिंग या कुछ भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहे हो फॉर ट्रांसफ़र एंड ऑल, तो आप तभी कर सकते हो जब आप रशियन ऑयल को उससे कम प्राइस में ले रहे हो। तो दिस थिंग विच इज़ देयर, और इसका नुकसान ऑब्वियसली बात है रशिया को पहुंच सकता है। देखते हैं रशिया किस तरीके से रिप्लाई करता है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। सो दैट इज़ द थिंग। एंड कल आपको पता होना चाहिए कि मोरक्को हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन टू रीच इनटू द फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स। तो ये फैक्ट्स भी हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। दिस इज द थिंग विच इज़ देयर, है ना। तो दैट इज़ द थिंग एंड दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।